हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक एसएससी एमटीएस क्रैश कोर्स में आपका होने वाला है एलसीएम एंड एचसीएफ। ये आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ध्यान से देखिएगा। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एचसीएफ या जीसीडी, है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये एक ही बात होती है कि अवधारणा। सेकंड टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे एचसीएफ ज्ञात करने की विधि। एचसीएफ दो तरीके से जानेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, विभाजन विधि के द्वारा। भिन्नों का एचसीएफ जानेंगे। उसके बाद जानेंगे एलसीएम की अवधारणा। और फिफ्थ पॉइंट होगा आपको एलसीएम ज्ञात करने की विधियां, जिसमें अभाज्य गुणनखंड विधि और सामान्य विभाजन विधि, हम लोग दो विधि पढ़ेंगे। छठा टॉपिक होगा भिन्नों का एलसीएम। सातवां होगा एचसीएफ और एलसीएम पर आधारित प्रश्न। तो फर्स्ट टॉपिक को यहाँ पे समझ लेते हैं, एचसीएफ या जीसीडी की अवधारणा। जीसीडी क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। दो या अधिक पूर्णांकों का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ, जिसे महत्तम समावर्तक जीसीडी भी कहते हैं, वह सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक होता है जो दी गई प्रत्येक संख्या को बिना शेषफल छोड़े विभाजित करता है ना। सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक होता है जो दी गई संख्या को बिना शेषफल छोड़े विभाजित करता है। अब सेकंड टॉपिक आपका रहेगा एचसीएफ ज्ञात करने की विधियां। एचसीएफ ज्ञात करने की विधियां है, कुछ बुनियादी विधियां नीचे दी गई है, जैसे कि अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम लोग क्या करती है, प्रत्येक संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिएगा। सेकंड है सभी दी गई संख्या के गुणनखंड में आने वाले प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की न्यूनतम घात लीजिए। और थर्ड पॉइंट होगा इसमें एचसीएफ प्राप्त करने के लिए इन अभाज्य गुणनखंडों को आपस में गुणा करें। ठीक है ना। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आप एचसीएफ कैसे निकालोगे। आइए 12 और 18 का एचसीएफ याद करते हैं। सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 के फैक्टर होंगे 2 की पावर 2 गुणा 3। 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 3 की पावर 2। 2 और 3 की न्यूनतम घात लेंगे। 2 की न्यूनतम घात 1 है, 3 की न्यूनतम घात 1 है। 2 गुणा 3 यानी कि 6। तो यहाँ पर एचसीएफ निकल कर आया 12 और 18 का यानी कि 6 निकल कर यहाँ पर आया है। और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो विधि है यहाँ पे विभाजन विधि। दो संख्याओं के लिए विभाजन विधि का उपयोग करना। फर्स्ट पॉइंट है बार बार बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करे तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से प्रतिस्थापित करे और शेषफल से तब तक विभाजित करे जब तक शेषफल 0 न रह जाए। सेकंड पॉइंट है अंतिम गैर शून्य शेषफल दोनों संख्याओं का एचसीएफ है। ठीक है ना। आप देखिएगा, एक उदाहरण ले लेते हैं जिससे और क्लियरिटी आप लोगों को यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर 12 और 18 का एचसीएफ आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले जो बड़ा नंबर है 18, उसको छोटा नंबर 12 से डिवाइड करेंगे। तो एक बार जा रहा है और शेषफल 6 बच रहा है ना। अब 6 और 12 में छोटा कौन सा है? 6 है। अब 6 से 12 को डिवाइड करेंगे, 2 बार जा रहा है और शेषफल 0 बच रहा है। तब तक करते हैं जब तक शेषफल 0 न आ जाए। अंतिम गैर शून्य शेषफल 6 है, यानी कि अंतिम गैर शून्य शेषफल क्या है? 6 है। इसलिए एचसीएफ 12 और 18 का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देखिएगा, मान लीजिए हमें तीन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहले स्टेप में किन्हीं तीन संख्याओं में से किन्हीं दो को चुने। तीन में से किन्हीं दो को चुनेंगे और किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। यानी कि तीन में से किन्हीं दो को चुना और उन दो का एचसीएफ ज्ञात करा। फिर शेष संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करेंगे और चरण जोड़ से प्राप्त मान प्राप्त करेंगे। यानी कि जब तीन संख्याओं का एचसीएफ प्राप्त करते हैं तो तीन में से पहले दो का एचसीएफ निकाल लेंगे। फिर दो का एचसीएफ निकलने के बाद एक वैल्यू आएगी जो एचसीएफ वैल्यू होगी, उसको, और जो एक तीसरी संख्या क्वेश्चन में बची है उसको, फिर उन दोनों वैल्यू का एचसीएफ निकालेंगे। तो तीन संख्याओं का एचसीएफ निकालने का ये एक तरीका होता है। अगर भिन्नों की बात कर रखी है तो भिन्नों का एचसीएफ क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट, अंशों का एचसीएफ तथा हारों का एलसीएम ज्ञात करेंगे। भिन्नों का एचसीएफ के लिए
अंशों का तो HCF होगा अंश का, और हर का LCM होगा। अंशों के HCF को हरों के LCM से भाग देंगे। यदि आवश्यक हो तो परिणामी भिन्न को सरल करें, है ना। यदि आवश्यक हो तो परिणामी भिन्न को सरल करें। उदाहरण देखते हैं। आपको दे रखा है 2/3, 8/9, 16/81, 10/27 का HCF। तो दी गई भिन्न का HCF क्या हो जाएगा, यानी कि अंश का तो हो जाएगा यहाँ पर HCF, है ना, यानी कि 2, 8, 16, 10 का तो HCF, और जो हर दे रखे हैं उनका हो जाएगा LCM। 3, 9, 81, 27 का LCM। तो 2, 8, 16, 10 का HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सब में कॉमन आएगा 2। और LCM क्या होता है, यानी कि मैक्सिमम पावर यहाँ पे लेते हैं। अब मैं बताऊंगा LCM निकालने की तरीके, तो 81 आ जाएगा। तो 2/81 यहाँ पर इनका HCF निकल कर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट को देखते हैं, LCM की अवधारणा। LCM लघुत्तम समापवर्ती की अवधारणा एक महत्वपूर्ण गणितीय अवधारणा है जिसका उपयोग दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा सार्वगुणज ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। अब LCM निकालने की विधियों को देखते हैं यहाँ पे। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का LCM लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करने के लिए कुछ तरीके हैं, कुछ सामान्य तरीके नीचे दिए गए हैं। पहला जो तरीका यहाँ पर देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि। देखते हैं। इस विधि में प्रत्येक संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना और फिर दी गई संख्याओं में से किसी भी संख्या के गुणनखंड में उपस्थित प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की उच्चतम घात लेकर LCM निर्धारित करना शामिल है। बात समझ में आ रही है। अब देखिएगा, ये चरण है इसके, प्रत्येक संख्या को अभाज्य गुणनखंडित करें। सबसे पहले प्रत्येक संख्या को अभाज्य गुणनखंडित करेंगे, फिर दी गई संख्याओं में से किसी भी संख्या के गुणनखंड में आने वाले प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की उच्चतम घात लीजिएगा। और थर्ड पॉइंट, LCM प्राप्त करने के लिए इन अभाज्य गुणनखंड को आपस में गुणा करेंगे। ठीक है ना। अब जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं और उस उदाहरण में आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM कैसे निकालते हैं। जैसे कि 12 और 18 का LCM ज्ञात करना है, तो 12, 18 का गुणनफल यानी कि 12 गुणा 18, है ना। तो 12 गुणा 18, तो 12 गुणा 18 यानी कितना आ गया, 216। अगर 12 और 18 का HCF लेंगे तो 6 आएगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, 6 आ गया। और जब 12, 18 का LCM लेंगे तो 12 गुणा 18 को इसके HCF से डिवाइड कर देंगे 6 से, तो 216/6 यानी कि 36 आपका यहाँ पे निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आप LCM निकाल सकते हैं, दोनों के प्रोडक्ट कर लेंगे और इसके HCF से डिवाइड करेंगे तो आप लोगों का LCM की वैल्यू निकल कर आएगी। अब देखेंगे विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं के लिए। फर्स्ट पॉइंट, इस विधि में दो संख्याओं के गुणनफल को उनके HCF से विभाजित करके LCM ज्ञात किया जाता है। ये है चरण। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिएगा, दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिएगा। LCM प्राप्त करने के लिए गुणनफल को HCF से विभाजित करें। उदाहरण देख लेते हैं, 12 और 18 का LCM ज्ञात करें। 12 और 18 का गुणनफल 12 गुणा 18, इसका HCF हो जाएगा 6। तो LCM 12 गुणा 18 का 12 गुणा 18/6 यानी कि 36 आएगा निकल कर। ठीक है। अब अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, भिन्नों का LCM कैसे निकालते हैं। तो भिन्नों का LCM निकालने के लिए अंशों का तो होगा LCM और हरों का होगा HCF ज्ञात कीजिएगा। अंशों के LCM को हरों के HCF से भाग देंगे। यदि आवश्यक हो तो परिणामी भिन्न को सरल करेंगे। उदाहरण के तौर पर कुछ आपको फ्रैक्शंस दे रखे, 2/3, 8/9, 16/81 और 10/27 का LCM ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का 2, 8, 16, 10 का तो LCM और हर यानी कि 3, 9, 81, 27 का HCF। 2, 8, 16, 10 का LCM 80 हो जाएगा, 3, 9, 81, 27 का HCF 3 हो जाएगा, यानी कि 80/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। चार क्रमागत संख्याओं का LCM 60 है। पहली दो संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है, तो चार संख्याओं का योग क्या है ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा, हम लोग चार संख्या ले लेते हैं, एक को x, फिर x+1, x+2, x+3। क्यों ली है, क्योंकि चार क्रमागत संख्या है। ठीक है ना। ये चार क्रमागत संख्या हमने ली, x, x+1, x+2, x+3। पहली और दूसरी का सम चौथी के बराबर है। पहली और दूसरी का यानी कि x + x+1 इक्वल टू चौथी यानी कि x+3 के बराबर है। तो 2x+1 इक्वल टू x+3 यानी कि x इक्वल टू 2 आप लोग का यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। अब तो संख्याएं क्या क्या आ जाएगी, x बराबर 2 रखूंगा तो संख्या आएगी 2, 3, 4 और 5।
संख्याओं का योग करूंगा 2 + 3 + 4 + 5 यानी कि 14 आ जाएगा। इसलिए विकल्प सेकंड सही है। सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई है। अब सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। कह रहे कि दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है, उनके एलसीएम के अन्य गुणनखंड 15 और 13 है, तो दोनों में बड़ी संख्या क्या है आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, तो मान लीजिए कि संख्या ए और बी है और दोनों संख्याओं का एचसीएफ आपका 29 है, तो एलसीएम जो आप लोगों का होता है, एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ ब्रैकेट के अंदर ए इंटू बी के बराबर होता है। तो एलसीएम निकल कर आएगा एचसीएफ 29, एक संख्या 15 है, एक 13 है, तो 15 गुणा 13, तो सबसे बड़ी संख्या आएगी 15 गुणा 29 यानी 435। इस 15 के 29 में गुणा करेंगे बड़ी संख्या और 13 के 29 में करेंगे तो छोटी संख्या। तो दोनों में बड़ी संख्या 15 गुणा 29 435 है। तो आप यहां से कह दोगे कि पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं। दो संख्याओं 12,906 और 14,818 का एचसीएफ 478 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। एचसीएफ दे दिया आप लोगों को 478, संख्याएं दे दिया आपको 12,906 और 14,818, इसलिए एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर हो जाएगा 12,906 गुणा 14,818। एलसीएम निकालना है, ये आप लोगों का फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट इक्वल टू उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एलसीएम को एज इट इज रखेंगे, एचसीएफ 478 12,906 गुणा 14,818, तो यहाँ से एलसीएम निकलेगा। इन दोनों के प्रोडक्ट को 478 से डिवाइड कर दूंगा, तो आपका जो एलसीएम निकल कर आएगा 4,000,086 यानी कि 4,86,000 निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। तो आप यहां से कह दोगे कि पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 को समझते हैं। दो संख्याएं 7 और 11 के अनुपात में है, यदि उनका एचसीएफ 28 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, तो पहली और दूसरी संख्या 7 और 11 के अनुपात में है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ 28 है, दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा 7 गुणा 28 प्लस 11 गुणा 28, यानी कि 7 और 11 के रेशियो में है, तो 7 की भी 28 में गुणा, 11 की भी 28 में गुणा, तो यहाँ पर आएगा 18 गुणा 28 यानी कि 504। 504 कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह देंगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे समझते हैं। तीन व्यक्ति एक ही स्थान से एक ही कदम बढ़ाते हैं, उनके कदमों की माप क्रम से 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर है। प्रत्येक को न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी चाहिए ताकि वे पूरे कदमों में दूरी तय कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम तय की गई दूरी के लिए 63, 70, 77 का एलसीएम लेंगे हम लोग, है ना। तो एलसीएम 63 को लिख दूंगा 9 गुणा 7, 70 को 7 गुणा 10, 77 को 7 गुणा 11। तो सभी को प्रोडक्ट में लिखा तो आपका एलसीएम यहाँ पर निकल कर आया 6,390। तो इस तरीके से आप कह देंगे यहाँ पे 6,390, है ना। ये आपका आंसर जो निकल कर आएगा 9 सते 63 और 63 की 11 में गुणा, तो 3 आएगा, 9 आएगा, 6,930 आएगा। गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, जो आंसर आएगा 6,930। ये जो आंसर आएगा गुणा करने के बाद 6,930 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 6,930 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो आप यहाँ से कह देंगे कि थर्ड ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और 16, 20 और 24 में से प्रत्येक से विभाज्य है, आप लोगों को बतानी है कि कौन सी होगी। तो 16, 20 और 24 का एलसीएम, 16 को 8 गुणा 2, 20 को लिख दूंगा गुणा 5, 4 तो 8 के अंदर आ चुका, और 24 देखो 3 की गुणा और कर दूंगा, है ना। तो यहाँ पर 8 को लिख दूंगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 पहले से और 5 गुणा 3। जोड़ी बनाने के लिए 5 गुणा 3 से गुणा करें, हमें मिलता है, देखो जोड़े एक तो यहाँ पे ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। 5 और 3 का नहीं बन रहा तो 5 और 3 से गुणा करेंगे,
तो ये 5 और 3 से गुणा कर दे, जोड़ा बन जाएगा 2 गुणा 2 का, 2 गुणा 2 का, 5 और 5 का, 3 और 3 का, ये जोड़ा बन जाएगा आपका। तो सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 2 4, 5 गुणा 3 5 गुणा 3, 4 चौक 16, 15 गुणा 15। तो 16 गुणा 15 गुणा 15 यानी कि 3600 आ जाएगा। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। तो 3600 क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पर देखिएगा। 3 टैंकरों में क्रम से 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर डीजल है। तो एक कंटेनर की अधिकतम क्षमता जो तीनों कंटेनर के डीजलों को सही संख्या में माप सकती है, आप लोगों को बताना है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, कंटेनर की अधिकतम क्षमता यानी कि आपको 403, 434, 465 का HCF निकालना पड़ेगा। और इन तीनों का जो HCF निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा, 31, है ना, क्योंकि 31 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा और 31 ही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 13 का सबसे छोटा गुणज जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है, वह है, ठीक है ना। देखिएगा, सबसे पहले तो 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम 4 को 2 गुणा 2, 6 को क्या लिख देंगे 2 गुणा 3, 8 को 3 पर 2 आ चुका ऑलरेडी, 4 6 8 लिखा गया, 5 गुणा 7 को एज इट इज लिखना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 थी 24, 5 120, 7 840। तो 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकल कर आया 840, है ना। 840 को 13 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, रिमाइंडर अगर 2 बचे तो अब इस संख्या आ जाएगी 840 इंटू के प्लस 2, 13 से विभाज्य है ना। तो 840 के प्लस 2 डिवाइड बाई 13, तो 13 से डिविजिबल है, तो इस 840 को मैं ब्रेक करके लिख दूंगा 780 के प्लस 60 के प्लस 2 अपॉन 13। तो 780 के 60 के को यानी कि 52 के प्लस 8 के प्लस 2 अपॉन 13, है ना। तो यानी कि फाइनली 780 के और 52 के तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो 8 के प्लस 2 बच रहा है, 8 के प्लस 2 को 13 से डिवाइड करूंगा तो के की वैल्यू क्या रखूंगी, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 बचे। तो 1 रखूंगा 8 और 2 10, 13 से नहीं कटेगा, 2 रखूंगा 8 दूनी 16 और 2 18 नहीं कटेगा, 3 रखूंगा 8 3 24 और 2 26, 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है के बराबर 3 रखने पर, और शेषफल आप लोगों का 0 आएगा, ठीक है ना। तो यानी कि न्यूनतम गुणज के लिए के का मान न्यूनतम है, के बराबर 3 पर हमें प्राप्त होता है 840 के प्लस 2, यानी कि संख्या हो जाएगी 840 गुणा 3 प्लस 2 यानी कि 2520 प्लस 2 यानी कि 2522, 2522 आ रहा है। तो यहां से आप लोग कह देंगे कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 23 का कम से कम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21, 24 से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 7, 10 और 13 बचे, है ना। तो सबसे पहले तो देखिएगा शेषफल क्या बच रहा है, 7, 10 और 13, किसमें से 18, 21 और 24 में से। तो 18 में से 7 गया तो 11 बचा, 21 में से 10 गया तो 11, 24 में 13 गया तो 11। तो शेषफल आपका सेम बच रहा है 11, 11, 11। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 18, 21, 24 का एलसीएम लेंगे। 18 को 9 गुणा 2, 21 को 7 गुणा 3, 9 के अंदर आ चुका, 24 यानी कि 4 गुणा 2 8, 8 3 24, तो 504 आ गया। तो अब इस संख्या आएगी 504 के माइनस 11 जो 23 से डिविजिबल है ना। तो 504 के माइनस 11 के लिए शेषफल 0 होना चाहिए। तो के का न्यूनतम मान इस प्रकार रखे कि वह 23 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो के बराबर 6 पर अगर हम देखेंगे 504 के माइनस 11 जिसमें के बराबर 6 रखूंगा तो ये आप लोग आ जाएगा 3024 माइनस 11 3013 जो 23 से पूर्णतः विभाज्य है। तो अब इस संख्या 3013 आएगी और ये 3013 जो अब इस संख्या दे रखी है ये आपको ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पे गिवन है और आप यहाँ से कह देंगे कि पहला ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे देखिएगा। 2 अंकों की संख्या का HCF और LCM 16 और 480 है, तो संख्याएं क्या है आप लोगों को बताना है। HCF तो 16 है, तो मान लीजिए कि संख्या 16x और 16y है
है ना। तो यहाँ पे हम दोनों का अगर इनका एचसीएफ निकालेंगे 16x इंटू वाई आ जाएगा, जो कि 480 गिवन है। तो एक्स वाई इक्वल टू 30 आ जाएगा। इसलिए संभावित जोड़े एक 30, 30 के क्या क्या बन जाएंगे, 1 गुणा 30 बन जाएगा, 2 गुणा 15 30 बनेगा, 6 गुणा 5 30 बनेगा। और संभावित संख्या क्या क्या निकल कर आ जाएगी, 16 की इसमें गुणा करूंगा, 16 गुणा 480, 16 की 2 और 15 में गुणा करूंगा 32 गुणा 240, 16 की 6 और 5 में करूंगा 80 और 96। अतः 80 96 दिए गए दो अंकों के विकल्पों में उत्तर है। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। 80 96 फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। मान लीजिए n में सबसे बड़ी संख्या है जो 1305, 4665 और 6905 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल छोड़ती है, तो अंकों n का योग क्या होगा आप लोगों को बताना है। देखिएगा 1305 को यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा n p प्लस आर, इक्वेशन 1 बना लूंगा। 4665 को लिख दूंगा एन क्यू प्लस आर, इक्वेशन सेकंड बना लूंगा। 6905 को लिख दूंगा एन एस प्लस आर, इक्वेशन थर्ड बना लूंगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि समान शेषफल को छोड़ती है, तो समान शेषफल हर जगह आर 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 छूट रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। 4665 माइनस 1305 इक्वल टू एन इंटू क्यू माइनस पी। तो n इंटू क्यू माइनस पी इक्वल टू 4665 में से 1305 को माइनस करूंगा 3360 आएगा, इक्वेशन नंबर फोर्थ। थर्ड में से सेकंड को माइनस करूंगा, 6905 माइनस 4665 इक्वल टू n इंटू एस माइनस क्यू। तो ये कितना आ जाएगा, 6905 में से 4665 को माइनस करूंगा 2240 इक्वल टू n इंटू एस माइनस क्यू। तो इक्वेशन नंबर 5 बनेगा। ठीक है ना। अब इसलिए 3360 और 2240 का एचसीएफ n के बराबर है। 3360 के फैक्टर कर दूंगा 1120 गुना 3, 2240 के फैक्टर कर दूंगा 1120 गुना 2। तो दोनों में एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन वैल्यू होती है, जो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ यहाँ पे 1120 आ गया, यही n की वैल्यू है। तो n के अंकों का योग, 1120 में जो अंक है उनका योग करूंगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0 यानी कि 4 आ जाएगा। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि 4 यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पे देखिएगा। कौन सी सबसे बड़ी संख्या 3026 और 5053 को विभाजित करने पर क्रम से 11 और 13 शेषफल बचाएगी। ठीक है ना। अब देखो 3026 माइनस 11 तो 3015 आ जाएगा, 5053 माइनस 13 5040 आ जाएगा। 3015 और 5040 का एचसीएफ, तो संख्याओं के बीच का अंतर ले। एचसीएफ में अंतर हो सकता है या इस अंतर का एक गुणनखंड हो सकता है। तो एचसीएफ बराबर 45 होगा। सही उत्तर बराबर आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। सही उत्तर आएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में। दो अभाज्य संख्याएं एक्स और वाई, एक्स बड़ी है वाई से जिसका एलसीएम 161 है, 3y माइनस एक्स का मान क्या होगा आप लोगों को बताना है। हम लोग मान लेते कि अभाज्य संख्या x और y का एलसीएम 161 दिया गया है ना। तो x इंटू वाई इक्वल टू 161, x इंटू वाई इक्वल टू 161 को लिख दूंगा 23 इंटू 7, तो x 23 y 7। चूंकि x y से बड़ा है तो 3y माइनस एक्स का मान हो जाएगा, तो 3 इंटू 7 माइनस 23, तो 21 माइनस 23 यानी कि -2। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का यहाँ पर बनेगा -2। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे ए ग्रेटर देन बी है और उनका एलसीएम 209 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी का मान है, ये आप लोगों को बताना है। ए और बी अभाज्य संख्या है, ए और बी का एलसीएम क्या है 209। 209 को लिख देंगे 11 गुणा 19, क्योंकि ए बड़ी है बी से, इसलिए ए बराबर 19 बी बराबर 11। तो ए स्क्वायर माइनस बी यानी कि 19 का स्क्वायर माइनस 11, तो 361 माइनस 11 इक्वल टू 350। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता है, आप लोगों को बताना है। अब देखिएगा एचसीएफ तो आप लोगों को 8 दे रखा है।
अब एलसीएम का गुणनखंड 8 होना चाहिए, बिल्कुल जी। इसलिए विकल्प की भी जांच करें, हमारे पास केवल 60 है जो गुणनखंड 8 नहीं है, इसलिए यह कभी भी एलसीएम नहीं होगा। सही उत्तर डी बनेगा। अगर किसी नंबर का एचसीएफ आपको 8 दे दिया तो एलसीएम कौन सा नंबर नहीं हो सकता? 8 के मल्टीपल में जो भी संख्या होगी वो एलसीएम बनेगा, और जो 8 के मल्टीपल में नहीं होगी वो नहीं बनेगा। 24 8 का मल्टीपल है तो ये हो सकता है, 48 हो सकता है, 56 हो सकता है, 60 नहीं हो सकता क्योंकि आपसे नहीं वाला पूछ रहा है। 60 8 से कंप्लीटली मल्टीपल में नहीं है, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रम में से 7 और 140 है। यदि संख्या 20 और 45 के बीच है तो संख्याओं का योग क्या होगा, आप लोगों को बताना है। संख्याओं का एचसीएफ तो 7 है, तो हम संख्याओं को मानेंगे 7x और 7y। संख्या 20 और 45 के बीच में है, तो आवश्यक संख्याएं हो जाएगी आप लोगों की 4 इंटू 7 यानी 28, और 5 इंटू 7 यानी कि 35। ठीक है ना, ये आवश्यक संख्याएं हो जाएगी। तो संख्याओं का योग 28 प्लस 35 यानी कि 63, तो 63 होगा, और आप यहां से कह देंगे कि सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिएगा। दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है, उनका एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 है, तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक है ना, एचसीएफ 23 है, मान लीजिए संख्याएं 23x और 23y है, तो एलसीएम हो जाएगा 23x इंटू वाई। अब दिया गया है कि एलसीएम के गुणनखंड 13 और 14 है, तो एलसीएम हो जाएगा 23 गुणा 13 गुणा 14, तो संख्याएं हो जाएगी 23 गुणा 13 299, 23 गुणा 14 यानी कि 322। तो बड़ी संख्या आप लोगों की 322 है, तो विकल्प डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 44 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 1125 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या है, बताना है। एचसीएफ x है, एलसीएम 44x दिया गया है। एचसीएफ प्लस एलसीएम इक्वल टू 44x प्लस x यानी कि 45x, तो 45x इक्वल टू 1125, x बराबर 1125 बटे 45 यानी कि 25। एचसीएफ 25 होगा, एलसीएम होगा 25 गुणा 44। यह भी दिया गया है कि एक संख्या 25 है, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग कहते हैं कि मान लीजिए कि अन्य संख्या y है, संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो 25 गुणा y इक्वल टू 25 गुणा 44, एक संख्या 25 एक संख्या 25 गुणा 44, तो y बराबर 25 गुणा 44 बटे 25, तो 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, 25 गुणा 44 1100 आ गया, तो संख्या आप लोगों की निकल कर आ गई 1100। तो आप यहाँ से कह देंगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दो संख्याओं का योग 36 है, उनके एचसीएफ और एलसीएम क्रम में से 3 और 105 है। दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या है, आप लोगों को बताना है। एचसीएफ 3 है, संख्या मान लेते हैं 3x और 3y, तो एलसीएम होगा 3 इंटू एक्स इंटू वाई जो कि 105 दे रखा है, तो x इंटू वाई बराबर 105 बटे 3 यानी कि 35। यह भी दिया गया है कि 3x प्लस 3y दोनों संख्याओं का योग 36 है, तो 3 कॉमन ले लूंगा तो x प्लस वाई बराबर 12 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें संख्याओं के व्युत्क्रम का योग होना चाहिए 1/3x प्लस 1/3y। 3xy एलसीएम ले लूंगा, ऊपर आएगा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई 12 है, नीचे 3 इंटू एक्स वाई 35 है, तो 3 से 12 4 बार जाएगा यानी कि 4 बट्टे 35 आ जाएगा। तो विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, 4 बट्टे 35। तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 4 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 125 है। यदि उनमें से एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या क्या है, आप लोगों को बताना है। मान लेते हो कि एचसीएफ x है, एलसीएम 4x है, दिया गया है एचसीएफ प्लस एलसीएम बराबर 125, तो x प्लस 4x बराबर 125, 5x बराबर 125, x बराबर 125/5, तो एचसीएफ तो 25 आ गया, एलसीएम आ गया 4 गुणा 25, यानी कि एक संख्या दी गई है 100, दूसरी संख्या को y मान लेते हैं। संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो 100 इंटू वाई बराबर 25 गुणा 100,
100 से 100 चलेगा, y बराबर 25 आ गया। अतः यहाँ से कह देंगे ये ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 3 अलग अलग संख्याओं का एलसीएम 120 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका एचसीएफ नहीं हो सकता, ये आप लोगों को बताना है। तो एलसीएम 120 दिया गया है, तो एलसीएम दी गई संख्याओं के एक सामान्य गुणनखंड और अन्य विभिन्न गुणनखंडों का गुणनफल है। दिए गए एलसीएम को गुणनखंडित करें तो 120 को लिख दूंगा 2 गुणा 2 4 दिए 12 पंजे 120 दूनी 2 दूनी 4 दिए 12 पंजे 60 दूनी 120, ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं 4 कॉमन ले लूं, जो कि कॉमन फैक्टर है, 3 इंटू 5 इंटू 2 बचेगा। 4 एक क्या है आप लोगों का कॉमन फैक्टर है। तो कौन सार्व गुणनखंड दी गई संख्या का एचसीएफ है, तो यानी कि जो कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो एचसीएफ होता है। अतः दी गई संख्याओं के लिए एचसीएफ 4 का गुणज होना चाहिए। अतः उन विकल्पों पर विचार करें जो 4 का गुणज नहीं है। अतः उत्तर 35 जो 4 का गुणज नहीं है वो ऑप्शन 35 यानी कि ऑप्शन नंबर डी है। बाकी 8 12 24 सभी 4 के गुणनखंड गुणज है, तो 35 4 का गुणज नहीं है। तो इस तरीके से आप कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। यदि ए और बी क्रम से दो बीजीय व्यंजकों एक्स और वाई के एचसीएफ और एलसीएम है, तो ए प्लस बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान है। एचसीएफ को ए दिया गया है, एचसीएफ बराबर कैपिटल ए दिया गया है, एलसीएम बराबर कैपिटल बी दिया गया है। तो दी गई संख्याएं क्रम से एक्स और वाई है। संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ है। तो संख्याओं का गुणनफल एक्स इंटू वाई इक्वल टू ए इंटू बी है। तो ए प्लस बी बराबर एक्स प्लस वाई भी दिया गया है। तो दोनों तरफ का घन कर लेते हैं, ए प्लस बी का क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई का क्यूब। ए प्लस बी का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। एक्स प्लस वाई का क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से आप लोगों का जो निकल कर आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, वैल्यू रख दी यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, दो संख्याएं एक्स और वाई का एलसीएम उनके एचसीएफ का 204 गुना है। यदि उनका एचसीएफ 12 है तो और संख्याओं के बीच का अंतर 60 है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। एचसीएफ तो 12 है और एलसीएम कितना आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है, एचसीएफ का 204 गुना। तो एलसीएम हो जाएगा एचसीएफ 12 का 204 गुना, 204 गुना 12, ठीक है ना। तो 204 के फैक्टर करूंगा 51 गुना 4, इसके और आगे फैक्टर करूंगा 17 गुना 3 गुना 4 यानी कि 17 गुना 12। तो x तो आ जाएगा आपका 17 गुना 12 204 के फैक्टर, और y आ जाएगा आपका 12 गुना 12, ठीक है ना। बात समझ में आ गई है, ठीक है ना। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 12 इंटू 17 प्लस 12, तो इक्वल टू 12 गुना 29 इक्वल टू 348। ऑप्शन सी सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा 348। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तीन संख्याएं जो एक दूसरे की सहभाज्य है इस प्रकार है कि पहली दो का गुणनफल 551, अंतिम दो का गुणनफल 1073 है। तीनों संख्याओं का योग है आप लोगों को बताना है। मान लीजिए संख्याएं पी क्यू आर है, जहां पी क्यू और आर सहभाज्य संख्याएं है। सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ तो 1 है, इसलिए एचसीएफ पी क्यू और आर का क्या हो जाएगा 1। पी इंटू क्यू बराबर 551, क्यू इंटू आर बराबर 1073। पी इंटू क्यू डिवाइड बाई क्यू इंटू आर इक्वल टू 1073, है ना, डिवाइड बाई 551। तो ये आ जाएगा 37 गुना 29 डिवाइड बाई 19 गुना 29, 29 से 29 जाएगा। पी अपॉन आर आपका जो निकल कर यहाँ पर आएगा ये आ जाएगा 37/19। सामान्य गुणनखंड क्या है आपका 19, जो कट कर दिया गया है। पी 37 क्यू 29 आर 19 हो जाएगा। गुणनखंडों का योग 37 प्लस 29 प्लस 19 यानी कि 85 आएगा। और विकल्प सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को यहाँ पे समझिएगा।
यदि P इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5, Q इक्वल टू 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7 है, तो P और Q का HCF है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, P इक्वल टू 2 की 3 इंटू 3 की 10 इंटू 5, Q इक्वल टू 2 की 5 इंटू 3 इंटू 7। P और Q का HCF P और Q के सामान्य गुणनखंड है ना। तो ये आएगा 2 की पावर 3 गुणा 3, है ना, सामान्य गुणनखंड 2 की पावर 3, यानी कि जो कॉमन वैल्यू 2 की पावर 3, और 3 में कॉमन क्या हो जाएगा, ओनली 3 है, 7 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यही P और Q का HCF होगा। और ये HCF आपको दे रखा है 2 की पावर 3 गुणा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो इसलिए आप यहाँ से कह देंगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा अगले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है कि 2/3, 4/5, 6/7 का HCF ज्ञात कीजिएगा। भिन्नों का HCF, अंश का HCF बटे हर का LCM। 2 4 6 का HCF तो आपका 2 आ गया, 3 5 7 का LCM 105 आ गया, इसलिए भिन्नों का HCF आ जाएगा आपका HCF अपॉन LCM, यानी कि 2/105, और 2/105 आपके ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को यहाँ पे देखिएगा। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है और उनका HCF 12 है, तो संख्याएं क्या क्या होगी आप लोगों को बताना है। मान लीजिए कि संख्याएं x, 2x और 3x दे रखी है, उनका HCF सामान्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 12। इसको x मान लेते हैं, इसलिए संख्याएं हो जाएगी x बराबर 12, 2x बराबर 24, 3x बराबर 36। तो विकल्प ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 12, 24 और 36। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। इसको देखिएगा, 3 संख्याएं दे रखी 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 33 है, तो तीनों संख्याओं का HCF क्या होगा आप लोगों को बताना है। मान लीजिए कि संख्या x/2, 2x/3 और 3x/4 है। सभी संख्याओं को 12, सभी संख्याओं की हर का लघुत्तम समावर्तीय से गुणा करने पर हमें संख्याएं 6x, 8x और 9x प्राप्त होती है। क्वेश्चन के अनुसार 9x - 6x इक्वल टू 33, 3x इक्वल टू 33, x बराबर 11। अतः संख्याएं होगी 66, 88 और 99। अब इन तीनों संख्याओं का HCF 11 है, तो विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। दो संख्याओं के LCM और HCF का योग और अंतर क्रम से 512 और 496 है। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा। LCM प्लस HCF बराबर 511, इक्वेशन नंबर 1। LCM माइनस HCF बराबर 496, इक्वेशन नंबर 2। दोनों समीकरणों को जोड़ने पर 2LCM इक्वल टू 1008, LCM बराबर 504, तो HCF हो जाएगा 8। पहली संख्या 72 है, तो संख्याओं का गुणनफल आपको पता है, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं दो संख्याओं के LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो संख्या 72 गुणा x इक्वल टू HCF, LCM 504 और HCF 8 है ना। तो 8 निम 72 और 9 पंजे 45, 9 छिक 54, तो x इक्वल टू 56 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन ए 56 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा। 3 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्रम से 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बीप करते हैं। उन्होंने सुबह 10 बजे एक साथ बीप किया। अगली बार जब वे जल्द से जल्द एक साथ बीप करेंगे तो आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले 48, 72 और 108 का LCM हम लोग लेंगे, ठीक है ना। तो LCM यहाँ पर कुछ इस तरीके से लेंगे। 48 के फैक्टर 2 गुणा 2 दूनी 4 थे, 12 दूनी 24 थी, 48 है ना। और 24 थी, 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दिन 4 दूनी 8 दूनी 16 थी, 48 है ना, ठीक है ना। और 72 के 2 दिन 4 दूनी 8, नम 72, यहाँ तक आ गया 72 के भी। 108, 36 थी, 108, 2 दिन 4 दूनी 3 3 9,
9 दूनी 18 दूनी 36 थी 108, यहाँ तक आ गया। तो यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 थी 48, 48 थी 144 थी 432 सेकंड आ गया, जिसको मिनट्स में चेंज करूंगा तो 60 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से करूंगा, 60 से जाएगा 7 बार, यानी कि 7 मिनट 12 सेकंड आ जाएगा। वे सुबह 10 बजे एक साथ बीप करते हैं, तो फिर से एक साथ बीप करेंगे सुबह के 10 बजे, उसमें जोड़ दूंगा 7 मिनट 12 सेकंड, यानी कि 10:07 पर बीप करेंगे। और यहाँ से आप लोग कह देंगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ गई है? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 10, 12, 15, 18 और 20 सैनिकों की टुकड़ियों में एक ठोस वर्ग के रूप में तैयार किया जा सकने वाले सैनिकों की न्यूनतम संख्या क्या है, बताइएगा। 10, 12, 15, 18, 20 का एलसीएम 180 आ जाएगा, ठीक है ना। 180 का पूर्ण वर्ग गुणा जो होता है 5 गुणा 180 यानी कि 900। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। सबसे छोटा पूर्ण वर्ग जो 21, 36 और 66 में से प्रत्येक से विभाज्य है, आप लोगों को बताना है। 21, 36 और 66 का एलसीएम है ना, तो कैसे करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें 7 और 11 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 2 2 गुणा 2 पूर्ण वर्ग बन रहा है, 3 गुणा 3 पूर्ण वर्ग बन रहा है, 7 और 11 नहीं बन रहा है, तो 7 और 11 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब इस परिणाम आएगा 2 गुणा 2 3 गुणा 3 7 गुणा 7 11 गुणा 11। तो 2 गुणा 2 में से एक 2 ले लूंगा यहाँ पे, यानी कि 4 गुणा 9 गुणा 49 गुणा 121, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा कितना, 2,13,444। तो आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 और 27 से 27 प्रत्येक से विभाज्य है, आपको बतानी है। 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम 540 आएगा। सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या 9,999। 9,999 को 540 से भाग देने पर शेषफल क्या आ जाएगा, 279 प्राप्त होता है। तो 9,999 में से जो शेषफल प्राप्त हो रहा है 279, उसको माइनस करेंगे तो 9,720 जो सबसे बड़ी संख्या है ना, और 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाज्य है। तो ये कहाँ पे दे रखा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आप यहाँ से कह देंगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। यदि x अनुपात y दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात है और z उनका HCF है, तो उन दो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। देखिएगा, संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है, HCF z है, एलसीएम बराबर क्या होता है, HCF गुणा अन्य गुणनखंड। तो HCF z और गुणा करूंगा x इंटू वाई, तो एक्स वाई जेड आ जाएगा और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, एक्स वाई जेड, यानी कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक्स सबसे छोटी संख्या है जिसे 2000 में जोड़ने पर परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य हो जाती है। तो एक्स के अंकों का योग क्या है, आप लोगों को बताना है। 12, 16, 18 और 21 का एलसीएम 1008 आ गया, इसलिए अगली संख्या 1008 का गुणज होगी, अर्थात 2016, 3024 आदि होगी। लेकिन 2000 के सबसे निकट 2016 है, तो 2000 में जोड़े जाने वाली सबसे छोटी संख्या 16 हो जाएगी। तो x बराबर 16 आ गया, तो अंकों का योग आ जाएगा 1 + 6 यानी कि 7 आएगा। और यहाँ से कह दोगे आप लोग विकल्प सी सही आंसर बनेगा, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझिएगा। अगला जो क्वेश्चन दे रखा आपको 1812 में वह न्यूनतम मान क्या जोड़ा जाना चाहिए कि वह 7, 11 तथा 14 से विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप 7, 11, 14 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 7 और 14 का एलसीएम 14, और फिर 11 के साथ लेंगे तो 14 गुणा 11 154। अब दी गई संख्या 1812 को 154 से भाग देने पर 118 शेष बचता है।
अब इस संख्या क्या आ जाएगी, 154 में से अब जो शेष बच रहा है 118, इसको माइनस करेंगे तो कितनी बचेगी, 36। तो न्यूनतम 1812 में 36 अगर ऐड कर दोगे तो वह संख्या आप लोगों की कंप्लीटली डिविजिबल होगी। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। दो संख्याओं का HCF 21 है, उनका LCM HCF का 221 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 200 और 300 के बीच है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, आपको बताना है। HCF आपका 21 आ गया, LCM आएगा 21 गुना 221, तो LCM आ जाएगा 21 गुना 221 को हम लोग लिख देंगे 13 गुना 17, ठीक है ना। तो LCM में सामान्य गुणनखंड HCF के साथ साथ अतिरिक्त गुणनखंड भी शामिल होते हैं। एक संख्या 200 और 300 के बीच में है तो पहली संख्या तो आ जाएगी 21 गुना 13 यानी 273, जो कि 200 और 300 के बीच वाली संख्या है। और दूसरी संख्या आ जाएगी 21 गुना 17 यानी कि 357। अब ये बोल रहा है कि दूसरी संख्या के अंकों का योग, तो ये आएगा 3 + 5 + 7, 7 5 12 3 15, 15 आ जाएगा। और ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को कर लोगे आप लोग, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। वह सबसे छोटी संख्या जो 5 से बढ़ाने पर 24, 32, 36 और 54 में से प्रत्येक से विभाज्य हो जाती है। 24, 32, 36 और 54 का LCM। 24 के फैक्टर 8 दिए 24, तो 2 की पावर 3 गुणा 3। 32 के फैक्टर 2 की पावर 5। 36 के फैक्टर 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। और 54 के 9 छिक 54 यानी कि 9 छिक, तो 2 गुणा 3 की पावर 3। तो 2 की मैक्सिमम पावर आ गई आपकी 2 की पावर 5 और 3 की मैक्सिमम पावर आ गई आप लोगों की 3। 2 की पावर 5 होता है आप लोगों का 32 और 3 की पावर 3 होता है 27। 32 गुणा 27, 7 दूनी 14 का 4, 1 2 दूनी 4, 1 5, 21 26 का 6, 2 बचा, 3 दूनी 6, 2 8। तो यहाँ पर LCM आप लोगों का निकल कर आया 864। अब 5 बढ़ाने के बाद ये कंप्लीटली डिविजिबल होती है, तो अभी संख्या क्या हो जाएगी, 5 घटा दो भाई। 864 में से 5 माइनस करोगे तो 859। तो विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े कमरे का फर्श बनाने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या है, आप लोगों को बताना है। 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबे, तो सबसे बड़ी टाइल की लंबाई 1517 सेंटीमीटर। और 9, ये क्या कह रहा है कि 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े, तो यहाँ पे आ जाएगा 902 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का HCF ले लूंगा, 1517 और 902 सेंटीमीटर का 41 सेंटीमीटर आएगा। तो प्रत्येक टाइल का क्षेत्रफल 41 गुणा 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आवश्यक टाइलों की संख्या, फर्श का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई टाइल्स का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल 1517 गुणा 902 डिवाइड बाई 41 गुणा 41। तो यहां से आप लोग जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, है ना, समझना है, ये जाएगा 41 से कितनी पर, 41 से 3 बार 123, है ना, 123 37 टाइम्स चले जाएगा। और ये 41 से 41 दूनी 82, 41 दूनी 82, तो 37 गुणा 22 814 आ जाएगा। और 814 ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहां से कह देंगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। 7 का सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 6, 9, 15 और 18 में से किसी से भी विभाजित करने पर शेषफल 4 बचे, ठीक है ना। तो 6, 9, 15 और 18 का LCM 90 आ जाएगा। मान लीजिए कि 90 के प्लस 4 को 7 का गुणज है, तो 7 का गुणज क्या होगा, यानी कि इस 90 के प्लस 4 में 7 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 84, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 84 के प्लस का 6 के और प्लस का 4। 84 के 7 से डिविजिबल है। इसमें अगर के की वैल्यू में यहाँ पे 1 रखूं तो 6 4 10 नहीं कटेगा। 2 रखूं 6 दूनी 12 4 16 नहीं कटेगा। 3 रखूं
6 थी 18 4 22 नहीं कटेगा, 4 रखू 6 चुक 24 4 28 कटेगा। तो यानी कि k बराबर 4 पर बात बनेगी, शेषफल 0 आ जाएगा। तो वैल्यू आएगी यहाँ पे 90 के प्लस 4 में k बराबर 4 रख दो, 90 गुणा 4 प्लस 4 अर्थात 364 अभिष्ट संख्या है। तो 364 जो अभिष्ट संख्या है वो ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह देंगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है बात? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 1936 में से कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाएगी? परिणामी संख्या को 9, 10, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 7 बचे। ठीक है ना? संख्या 9, 10, 15 से विभाजित होनी चाहिए, अतः प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 बचे। इस प्रकार जब इसे 9, 10, 15 की एलसीएम से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल 7 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 9, 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, 90 आ जाएगा। 1936 को 90 से भाग देंगे तो यह आएगा, भागफल 21 आएगा, शेषफल 46 निकल कर आ जाएगा। शेषफल 7 होना चाहिए, अतः 1936 में से घटाई जाने वाली सबसे छोटी संख्या 46 माइनस 7 तो 39 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 7 और 9 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 3, 5 और 7 शेषफल बचे। भाजक तथा शेषफल का अंतर बराबर है। 3, 5, 7 और 9 का लघुत्तम समापवर्तक 315। सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या 9999। 9999 को 315 से भाग देने पर भागफल तो 31, शेषफल 234 बच रहा है। तो 315 से विभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? शेषफल को माइनस कर देंगे संख्या में से, 9999 में से 234 माइनस करेंगे 9765 आ जाएगा। तो अभिष्ट संख्या आएगी 9765 माइनस 2, 9763। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एलसीएम एंड एचसीएफ के कुछ और क्वेश्चंस भी है जिसे मैं अपनी अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। और ये जितने भी क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ में मैं आपको करा रहा हूँ ये आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चंस को भी अगर आप अच्छी तरीके से कर लोगे तो ये आपके एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट होगे। तो मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।